नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो ये मेरा वीडियो है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित है। इसमें इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी की बात की थी मैंने, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं। और आज उसी क्रम में मैं अगले रचनाकारों की बात करूंगा जिन्होंने और इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें ठाकुर शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात आज मैं करने वाला हूं। और यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो टीचिंग की परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी की हो या टीजीटी पीजीटी की हो, किसी भी स्टेट की हो, वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, इसके पहले जो हमने बात किया था उसमें गारसा दत्तासी की बात हुई थी, तो वो इतिहास के पहले लेखक थे जिन पर बात हुई थी। आज जो बात हम करने वाले हैं वो हैं, क्या है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इनको आप दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। ठीक, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य की जो इतिहास की रचना किया है ग्रंथ की, उसे हिंदी भाषा का, जो हिंदी भाषा में रचित साहित्य है इतिहास ग्रंथ, उसको पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है कि प्रामाणिक रूप से इन्होंने जो है रचना किया है। इसके पहले हालांकि महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह किया था, लेकिन वह उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इन्हीं के ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचित पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो इस ग्रंथ का नाम सबसे पहले क्या है? ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। ठीक है, ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। देखिए, शिव सिंह सेंगर है ग्रंथ का नाम। ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज। इन्होंने अपने नाम के आधार पर इसका नाम रखा है शिव सिंह सरोज। ये इतिहास ग्रंथ का नाम। ठीक, शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? देखिए, प्रकाशन वर्ष इसका है 1883 ईस्वी। ठीक है, 1800। अब इसका संशोधित संस्करण जो कब आया था? 1888 ईस्वी में आया था। तो हम यहाँ दोनों लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1883 और संशोधित, संशोधित एवं परिवर्धित कह लीजिए, संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण, परिवर्धित, परिवर्धित संस्करण, ये आया आपका किसमें? 1888 ईस्वी में। ठीक, 83 में प्रकाशन होता है, फिर उसके बाद इसका संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण 1888 में आता है। ठीक है, प्रकाशक इसका कौन रहा है? प्रकाशक नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ है। कहाँ से? नवल किशोर प्रेस लखनऊ। प्रकाशन कहाँ से हुआ? प्रकाशन संस्था कौन है? प्रकाशन संस्था या प्रकाशक कौन है इसका? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ, नवल किशोर प्रेस। कहाँ से? लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से प्रकाशित होता है 1883 में, फिर वहीं से संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 1888 ईस्वी में निकलता है। ठीक है, इसके बारे में क्या विशेष तथ्य है इसको हम जान लेते हैं। इस ग्रंथ के बारे में, शिव सिंह सरोज के बारे में क्या है विशेष तथ्य? विशेष तथ्य, ठीक है, ये सबसे पहली बात इसमें क्या है कि ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। ठीक है, और हिंदी में रचित इतिहास का पहला ग्रंथ इसको माना जाता है। तो पहली बात इसमें क्या है? हिंदी में रचित, हिंदी में रचित
प्रथम इतिहास ग्रंथ है, हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, माना जाता है। ठीक, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताऊं कि हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जो कि ज़्यादा लोगों ने मान्यता इसको दिया है, लेकिन माना जाता है स्टार में मैं आपको यहाँ लिख दूँ कि महेश दत्त शुक्ल द्वारा, यहाँ पर एक बात में जरूर लिखित करना है, महेश दत्त शुक्ल, ठीक है, महेश दत्त शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल द्वारा सन 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह नाम से ग्रंथ लिखा गया था। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह, ठीक है, एक नाम से एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है, ठीक है। कुछ विद्वान इसको ही, कुछ विद्वान इस ग्रंथ को ही हिंदी में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं, हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं, हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं, प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मत इनके साथ है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ जो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का है, ठीक है, क्योंकि इसके अपेक्षा ये ज़्यादा इसमें चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से दी गई हैं। अगर मान लीजिए कहीं आपको इस तरह का प्रश्न आता भी है ऑप्शन में, अगर ये नहीं है, इस तरह का प्रश्न आया कि हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो अगर ऑप्शन में ठाकुर शिव सिंह सेंगर नहीं है, तब आप जो है महेश दत्त शुक्ल को आप लगा देंगे और वहाँ पर आपका उत्तर इस तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ये बात। फिर इसके बाद इसकी और क्या देखिए दूसरी विशेषता, हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो पहली बात है। और दूसरी बात क्या है, ये किस में लिखा गया है, ये भी क्या लिखा गया है, वर्णानुक्रम पद्धति में ही लिखा गया है, ठीक है। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, ठीक है। और क्या है इसमें पुष्य या पुंड्र को प्रथम कवि के रूप में माना गया, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में, ठीक है। तो इसमें पुष्य या पुंड्र, इनको पुंड्र भी कहा जाता है, ठीक है, पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, प्रथम कवि माना गया है, ठीक है। ये इसकी विशेषता रही है। और यहाँ पर भी क्या किया गया है, हिंदी का पहला काल विभाजन का प्रयास इसमें भी नहीं किया गया है, ठीक है। काल विभाजन का प्रयास, काल विभाजन का प्रयास इस ग्रंथ में भी नहीं किया गया है, इस ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास इस ग्रंथ में नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, ठीक। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है रामचंद्र शुक्ल की इस ग्रंथ के बारे में कि उन्होंने इसको भी, इस ग्रंथ को भी क्या माना है कि कविवृत्त ही माना है। तो इसमें पांचवा पॉइंट मैं यहाँ लिख दूँ, रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को कविवृत्त ही माना, इस ग्रंथ को इतिहास न मानकर, इस ग्रंथ को
इतिहास ग्रंथ न मानकर कविवृत्त माना है, कविवृत्त माना है। ये महत्वपूर्ण तथ्य इस ग्रंथ के बारे में आपको है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्या क्या है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आज की जो बात शुरू हुई है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं। इनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 में पहली बार प्रकाशित होता है। फिर इसका परिवर्धित और संशोधित संस्करण जो है ये आता है 1888 ईस्वी में। ठीक, कहाँ से प्रकाशित होता है? प्रकाशन संस्था कौन सी है? वह है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। विशेष तथ्य क्या है इसके बारे में? देखिए, हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको कैप्शन में बता दूं, महेश दत्त शुक्ल द्वारा 1873 में भाषा काव्य संग्रह नाम से एक ग्रंथ है। कुछ विद्वान इस ग्रंथ को ही हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना इनके पक्ष में है। ठीक, यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर भी कवियों का परिचय जो है उनके नाम के आधार पर, वर्णक्रम के आधार पर किया गया है। और इसमें पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि यहाँ पर एक प्रयास किया गया। इसके पहले मैंने बताया था गारसा दत्तासी के ग्रंथ में प्रथम कवि के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। और एक बात और यहाँ पर हुई है इसमें कि काल विभाजन का प्रयास इस ग्रंथ में नहीं किया गया है। ठीक है, काल विभाजन का प्रयास इस ग्रंथ में नहीं हुआ है। और क्या है, इतिहास में जो है रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ न मानकर क्या माना है? कविवृत्त माना है। ठीक है, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम बात करेंगे आगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करेंगे, उनके ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लें आप थोड़ी देर। ठीक है, आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखिए बात करते हैं आगे जो है इस पर किसकी बात कर रहे हैं। अब हम अगले जो हमारे हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनकी बात हम कर रहे हैं। तीसरा नंबर इनका है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये इतिहासकार हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, ये अंग्रेजी के इतिहासकार हैं। इनकी रचना का नाम पहले हम लिख देते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, रचना का नाम या ग्रंथ का नाम। ठीक है, रचना या ग्रंथ का नाम क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनके ग्रंथ का नाम है, इतिहास ग्रंथ का नाम है। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो क्या है? प्रकाशन वर्ष, कब ये प्रकाशित होता है? प्रकाशन वर्ष। ठीक, तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष जो है इसका 1888 और 1889 दो बार दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बार जो है ये प्रकाशित हुआ पत्रिका के विशेषांक के रूप में। जो ये ग्रंथ है पत्रिका के विशेषांक के रूप में आया था। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एक पत्रिका निकलती थी, उसमें जो यह ग्रंथ उसके विशेषांक के रूप में 1888 में और पुस्तकाकार रूप में 1889 में आया है। तो इसकी प्रकाशन वर्ष को हम 1889 ही मानेंगे, लेकिन मैं दोनों बात यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, पहली बार क्या लिखेंगे? यह इतिहास ग्रंथ सन 1888
88 ईस्वी में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी। ठीक है, बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक, बाद में 1889 में ये पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ। बाद में 1889 ईस्वी में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ। पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होता है। ठीक है, प्रकाशित होता है। तो जो पुस्तकाकार रूप है उसको, उसी का प्रकाशन 1889 ही इसका प्रकाशन वर्ष माना जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपने विवेक से इसका निर्णय ले सकते हैं। जिस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा वो आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर एक चीज़, जो इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पर थोड़ा सा ये कि जो पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता था उसमें उसका नाम अलग था और पुस्तक के रूप में उसका जो नाम छपा वो अलग था। इसलिए जब पुस्तकाकार रूप का प्रकाशन 1889 ही माना जाना चाहिए। देखिए क्या है पत्रिका के रूप में क्या नाम था। पत्रिका के रूप में जब ये छपा, पत्रिका के रूप में नामकरण इसका क्या था। पत्रिका के रूप में नामकरण, ठीक है, ये नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। यहाँ पर एक शब्द यहाँ पे बीच में था, नादर्न हिंदुस्तान। ठीक है, ये इस ग्रंथ का नाम जो था, ये जब ये पत्रिका के रूप में छप रहा था तब ये था। ठीक है, और जैसे ये पुस्तकाकार रूप में छपा उसमें से ये नादर्न हटा दिया गया। ठीक है, पत्रिका के रूप में, पुस्तक के रूप में नाम क्या हुआ, पुस्तक के रूप में नामकरण, इसका क्या रहा, नामकरण। ठीक, तो अब यहाँ ये सब यही रहा, केवल ये चीज़ नादर्न यहाँ पर हटा दी गई। तो पुस्तक के रूप में इसका नामकरण जो हो गया वो आपके सामने इस समय है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, यहाँ से नादर्न शब्द को हटा दिया गया, हिंदुस्तान। तो ये पुस्तकाकार रूप में इसका नाम ये रहा। ठीक है, तो ये इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1889 ही माना जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में जो हम विशेष तथ्य लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका विशेष तथ्य लिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें आसानी से। ठीक है, फिर आगे इसकी बात करते हैं विशेष तथ्यों की। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें मुख्य रही हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ग्रंथ का नाम इसमें लिख दिया गया था। अब जो है इनमें विशेष तथ्य क्या रहे इस ग्रंथ के बारे में, विशेष तथ्य। तो सबसे पहली बात कि यह ग्रंथ जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। सबसे पहली बात क्या है
कि यह ग्रंथ जो है अंग्रेजी में, इसकी भाषा जो है क्या, इस ग्रंथ की भाषा क्या है, अंग्रेजी में है, अंग्रेजी है। ठीक। और दूसरा क्या है, यह काल क्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया, कालक्रम की पद्धति पर यह ग्रंथ लिखा गया, यानी काल विभाजन इसमें किया गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह ग्रंथ काल क्रमानुसार या काल क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया है, ये इसकी दूसरी विशेषता, लिखा गया है। और सही मायनों में माना जाए तो हिंदी साहित्य का जो है प्रथम इतिहास व्यवस्थित रूप से इसे ही माना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, लिखा गया है। और क्या है इसमें विशेषता, इसमें कुल 952 कवियों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का वर्णन किया गया है, और ये सभी हिंदी के ही रचनाकार हैं। ये पहली बात है, कवियों का वर्णन है जो सभी हिंदी के रचनाकार हैं, जो सभी हिंदी भाषा के रचनाकार हैं। हिंदी भाषा और साहित्य जो है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का इस मामले में बहुत ही ऋणी है कि उन्होंने पहली बार हिंदी के साहित्य को व्यवस्थित रूप में लिखा, जिसमें सभी कवियों का वर्णन जो किया गया था, उसमें बात की गई थी उनकी, सभी क्या थे, हिंदी भाषा के ही कवि का वर्णन दूसरे का नहीं था। ठीक है, इसके बाद ये पहला, इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का वर्णन जो सभी हिंदी भाषा के रचनाकार, यानी पहला ग्रंथ है जिसमें सभी लोग हिंदी भाषा के ही रहे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, चौथी बात इसमें की गई है कि इन्होंने इसमें जो भाषा के आधार पर दो बातें किया इन्होंने। इस ग्रंथ में हिंदी भाषा के रूप में, हिंदी भाषा के आधार पर दोनों भाषाओं, दो उस समय भाषाओं का चलन चल रहा था, संस्कृत और तत्सम भाषा जो चल रही थी, संस्कृत तत्सम व अरबी फारसी मिश्रित जो उर्दू चल रही थी, वह अरबी फारसी मिश्रित उर्दू भाषा को, उर्दू को अलग किया इन्होंने। ठीक है, अलग किया। इन दोनों में इन्होंने स्पष्ट अंतर बताया, दोनों को अलग बात माना। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। उसके पहले क्या, एक ही में घाल मिल चल रहा था कि नहीं हिंदी किसको माना जाए, उर्दू को कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं संस्कृत वाली जो भाषा वही असली हिंदी है, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जो अरबी फारसी मिश्रित है उसे हिंदी माना जाए। लेकिन इन्होंने उसको बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया कि संस्कृत तत्सम वाली जो भाषा है वह हिंदी है, और अरबी फारसी वाली जो भाषा है वो क्या है, उर्दू है। ठीक है, एक चीज़ इन्होंने अलग किया। फिर इसके बाद इन्होंने जो काल विभाजन किया, अभी हम आगे इस पे चर्चा करेंगे अगले उसमें, जब काल विभाजन की बात आएगी कौन कौन सा काल है। तो काल विभाजन में इन्होंने संस्कृति व क्षेत्र, संस्कृत व काल तथा क्षेत्र के आधार पर भक्ति काव्य, प्रेम काव्य, ठीक है, दरबार काव्य या दरबारी काव्य,
दरबारी काव्य, ठीक है। कंपनी शासन में कंपनी शासन का काव्य, कंपनी शासन का काव्य, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अलग अलग उन्होंने बात किया। काल विभाजन में कंपनी शासन का काव्य का अलग अलग वर्णन किया, अलग अलग वर्णन किया, ठीक। इसमें कुल 952 थे, ग्रंथ में बात की गई, ठीक है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें केवल हिंदी के रचनाकारों का ही वर्णन इसमें किया गया है, और इसका अनुवाद जिन्होंने किया, इनके इस ग्रंथ का अनुवाद जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ का, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया। हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने किया है, ठीक है। क्या नाम किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने इसका किया है वर्णन, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने वर्णन इसमें किया हुआ है, ठीक है। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस नाम से इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, प्रथम इतिहास। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 नाम से किया है, ठीक है। किशोरीलाल गुप्त ने नाम से किया है, ठीक है। तो ये रहा जॉर्ज अब्राहम के ग्रंथ की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। देख लें इसको एक बार, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो पत्रिका के रूप में आया था। पुस्तक के रूप में क्या आया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। कुल 952 कवियों का वर्णन है, काल क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भाषा क्या? अंग्रेजी है। भाषा के आधार पर इसमें दोनों भाषाओं को उन्होंने स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दिया, ठीक है। हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रूप में इसका नाम से किया हुआ है, ठीक है। और सभी पहला ग्रंथ है जिसमें हिंदी के ही सभी कवियों की बात उसमें की गई है। और हिंदी साहित्य और हिंदी के लोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इस बात के ऋणी हैं कि इन्होंने पहला साहित्य जो है एकदम व्यवस्थित रूप में लिखा। और काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास इसमें किया गया। ये चीज़ हमने नहीं लिखा, हाँ इसको भी लिख दे रहे हैं कि इसमें काल विभाजन बात तो लिखी गई, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, इस ग्रंथ में काल विभाजन किया गया है। इस ग्रंथ में काल विभाजन किया गया है, ठीक है। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस ग्रंथ की रही है वो क्या है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जो बताया है, वह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इस ग्रंथ में है। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलिए क्या है, इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से बताया है। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से, भक्ति काल को स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। ये इसी ग्रंथ में कहा है। किस ग्रंथ में? इसी ग्रंथ में। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए दी गई हैं दोस्तों।
अब आज के इतना ही रहेगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं अगले ग्रंथ के बारे में, जिसमें हम रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे और मिश्र बंधुओं की बात उसमें करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।